हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साहिबुल रहमान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री से रिलेटेड आपको मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊँगा। ये हमारा तीसरा पार्ट है और इसमें हम मोहनजोदड़ो और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वहाँ के कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में आपको बताऊँगा और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और हम इसमें हम मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के समाज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसके निचले शहर से अलग किया गया था। यानी कि मोहनजोदड़ो जो है ना, एक तो छोटा शहर था और चारों तरफ दीवारों से घिरा गया था। यानी कि ये मालूम किया जाता है कि यहाँ पर अमीरों की बस्ती है और नीचे और जो निचला शहर है वो बहुत बड़ा था। और पुरातत्वविदों को यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि निचले शहर में यह माना जाता है कि यहाँ पर सामान्य लोगों का निवास था और वहाँ पर जो अमीर वर्ग के लोग वहाँ रहते थे। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर भी अमीर और गरीब का भी डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद सारा शहर भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। यानी कि जैसे कि जो घर होते थे वहाँ पर पहले चबूतरे बना दिए गए, सड़क, रोड, नालियाँ, ये सब पहले बना दिए। फिर उसके बाद एक योजना के साथ पूरे घर को बनाया गया और यहाँ पर ऊंचे चबूतरे होते थे। आगे बढ़ते हैं। नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों में सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। नियोजित जल निकास यानी कि एक योजना बंद तरीके से यहाँ पर नालियाँ बनाई गई थी, जो कि गंदे पानी को ले जाती थी और कई शहर से थोड़ी दूर गड्ढे में जमा होता था वो सारा पानी। और इन नालियों की जो ऊंचाई होती थी, ये होती थी 7 या 9 फीट। और आज के टाइम में देखोगे तो ज़्यादा फीट नहीं होती, 7, 8, 9 फीट। जो एक बार डूब गया तो वो तो गया। सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और यह एक दूसरे समकोण पर काटती थी। मतलब कि जैसे कि टी पॉइंट पे एक दूसरे को काट लिया, वही। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली का सटा होना आवश्यक था। तो यानी कि अगर घर की जो सारा गंदा पानी अगर निकालना है, जैसे कि आज वर्तमान में जो सामान्य घर बने हुए हैं उनकी भी एक दीवार नाले से सटी होती है और जब गंदा पानी निकलता है तो पाइप के ज़रिए से नाली में बह जाता है। तो उस टाइम में भी ऐसा लोग सोच रखते थे कि एक दीवार सटा लिया और नालियों में सारा गंदा पानी बहा दिया। गृह स्थापत्य यानी कि घरों का निर्माण, वहाँ किस प्रकार के घर थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। भूमि तल पर बनी दीवारों से खिड़कियां नहीं हैं। यानी कि वहाँ पर आंगन भी होते थे घर में और दीवारें, और यानी कि खिड़कियां नहीं होती थी घरों में,
यानी कि सब घर के अंदर रहते थे ज़्यादातर, और घर के बाहर ताक झाँक में मतलब कि कोई अनजान व्यक्ति आ रहा जा रहा है तो घरों में नज़र नहीं पड़ती थी ऐसे। हर घर का ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी थी। स्नान घर जहाँ पर लोग नहाते हैं, तो जब नहाते हैं तो गंदा पानी जो होता है वो एक ज़रिए से मतलब कि वहाँ से तो दीवार सटा लेते थे, तो वहाँ ज़रिए से पानी निकल जाता था और नाली से जुड़ जाता था। कुछ घरों में दूसरे तालियाँ छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष पे बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभव है राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो को कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी, यानी कि घरों में हमें सीढ़ियाँ भी मिली हैं ऊपर आवन जावन करने के लिए, और वहाँ पर कुएँ भी मिलते थे। जैसे कि कुएँ ऐसी जगह पे रखते थे कि अगर कोई अनजान व्यक्ति जैसे कि गली में से वहाँ से गुजर रहा है और किसी को प्यास लगती है तो कुएँ से भी पानी निकाल के पी सकता था। ऐसा इन्होंने लगा रखा था दिमाग अपना। सोच सकते हो कि हड़प्पा के जो लोग थे इतना तेज़ दिमाग चलाते थे, और आज के ज़माने में भी वही है मामला, यानी कि इतने साल 1000 साल पुराना में इस तरह सोच सकते थे लोग। दुर्ग, चलो हम दुर्ग के बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ फोटो में ये जो है ना, ये चारों तरफ से दीवार से जो घिरा हुआ है ना, ये बड़ी दीवार से घिरा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर ये निचला शहर है, ये छोटी छोटी दीवारों से घिरा हुआ है। दुर्ग छोटा है निचला शहर से। विशाल स्नानागार आंगन में एक बड़ा आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है, यानी कि हमें दुर्ग में एक बड़ा स्नानागार भी पाया गया है, स्विमिंग पूल स्नानागार पाया गया है बड़ा सा। जलाशय के तट तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया गया था, यानी कि हमें स्नानागार में यानी कि उत्तरी तरफ और दक्षिणी तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, यानी कि ऊपर नीचे चलने के लिए। और आज के ज़माने में सीढ़ियाँ होती नहीं है, उस समय थी। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक बड़ा कुआं तथा जलाशय में से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। यहाँ पर अन्नागार भी पाए गए हैं। अन्नागार क्या होता है, जैसे कि जैसे कि कृषि करने के बाद जो अनाज उगाते हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देते थे। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि सूखा पड़ जाता है, यानी कि फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो अन्नागार के ज़रिए से यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। अन्नागार के ज़रिए से वो अपना पेट भर लेते थे। और यहाँ पर जैसे कि ये जो बड़ा स्नानागार था, इसके आसपास जो है ना कक्ष बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे, और कुएं भी थे वहाँ पर। और जो स्नानागार में जो पानी खराब हो जाता, जब पानी गंदा होने के बाद उसको सारा पानी एक पाइप के ज़रिए से वो लोग एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट है, आप पढ़ लीजिए इसको, मैं पढ़ता हूँ। चलो, कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था, यानी कि सामान्य लोगों के लिए इकलौता शहर है जो किलों से घिरा हुआ था, दीवारों से भी ढका हुआ था उस शहर को अलग से। सामाजिक जीवन, चलो सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन में सामाजिक जीवन कैसा था, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। परिवार समाज का आधार था जो संभवतः मात्र सत्तात्मक था। समाज 4 वर्गों में बटा था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आमोद प्रमोद का साधन जुआ खेलना, शिकार, नृत्य, संगीत इत्यादि थे। हड़प्पा निवासी ऊनी एवं सूची दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, यानी कि यहाँ पर अब जैसे कि आप वैद काल में अगर देखोगे तो वहाँ पर है ना जाति से बटा हुआ था, जातियों से लोगों को बांटा गया था। और यहाँ पर जो है उनके कामों से, जो उनका हुनर है उस कामों से यहाँ पर लोगों को बांटा गया था। यहाँ पर यानी कि भेदभाव नहीं था। और ये मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माँ के बाद बेटे का जो नाम जुड़ जाता है, माँ के बाद बेटे का जो आता है। और यहाँ पर शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी जुआ खेलना, शिकार, नृत्य, संगीत, इन सब का भी चलन था। हड़प्पा निवासी ऊनी और सूची दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। ऊन के भी कपड़े पहनते थे। ठंडियों के मौसम में जो ज़रूरत पड़ जाती है ऊनों की, आज भी पड़ जाती है।
शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। शवों को जलाने की आज भी शवों को जलाते हैं और दफनाते भी हैं। ये देखिए यहाँ फ़ोटो है, या ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ये देखिए इसे दफनाया गया है, ये भी देखिए। और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ना, जो शव के आसपास जो बर्तने रखे जो गए हैं ना, ऐसा उस ज़माने में लोग मानते थे कि अगर हम जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके आसपास अगर कोई कीमती चीज़ रखते हैं तो आने वाले टाइम पे वो अमीर होकर पैदा होगा। यानी कि अगर उसका पुनर्जन्म, यानी कि उसका पुनर्जन्म भी एक अमीर व्यक्ति के साथ होगा। अब उस ज़माने में शायद मानते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, क्या है क्या नहीं है। धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। मंदिर के अवशेष यहाँ नहीं मिले हैं, फिर भी मातृ देवी की उपासना के साथ साथ कुबड़ वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, नाग की भी पूजा होती थी। यहाँ पर इस शहर में जो खास तौर की बात है, यहाँ पर मंदिर नहीं पाए गए हैं और यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, नाग की भी पूजा होती थी। ये आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं। ये जो हैं यहाँ के चित्र हैं जो खुदा जो हमें मिले हैं पुरातत्वविदों को। आर्थिक जीवन, चलो आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। यानी कि यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन यानी कि जानवरों को पालते थे, शिल्प यानी कि हाथों से अपने हाथों को बनाई गई चीज़ों का भी काम करते थे, व्यापार भी करते थे। व्यापार जो है ये अन्य अन्य जगहों से करते थे, जैसे कि व्यापार मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, इन सब जगहों से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता से 9 फसलों की जानकारी मिलती है। गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं से प्रारंभ हुई। इसी कारण यूनानियों ने इसे सिडोन कहा है। यहाँ पर कई चीज़ें उगाई जाती थी। गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। कपास की जो शुरुआत हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता से ही शुरुआत हुई थी। चलो ये पॉइंट आपका दिमाग से निकल गया होगा, कपास कहाँ से शुरुआत हुई थी। बैल, भेड़, बकरी आदि पशु पालते थे। घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं क्योंकि दूसरे देशों में ज़्यादातर पाए गए ना घोड़े तो। लोगों का मुख्य पेशा शिल्प एवं उद्योग था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। ये सब चीज़ें बनाते थे। मनके बनाना, वही जो मोती होते हैं आज के ज़माने में, वो बनाते थे उस ज़माने में। जैसे उस ज़माने में जो प्रचलित थे, लाल रंग का जो मनका होता है, और अफ़गानिस्तान की तरफ भी पर ये सब बनते थे, उधर आसपास जगहों में बाट भी बनाते थे, मोहर। ये देखिए चित्र यहाँ पर कृषि से यहाँ पर लोग करते हैं, और ये देखिए कृषि के यहाँ पर साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता में। ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सोर्तगुई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं अफगानिस्तान में। उस समय अफगानिस्तान में जुड़ा हुआ था ना हड़प्पा सभ्यता में, तो वहाँ पर नहरों के कुछ साक्ष्य मिले। ये सोर्तगुई नाम की जो जगह है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। अग्निकुंड जानते हो ना, अग्नि जहाँ पर एक जो आज के ज़माने में जो अग्निकुंड होता है वो लोथल और कालीबंगन से इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। कांसे की मूर्ति मिली है नर्तकी की। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदहुदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने का जो है कारखाना। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। सुत कांगेडोर, कालीबंगा और लोथल से सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि घोड़े जो हैं वो बाहर देश से आए होंगे। ये शायद रिसेंटली मिले हैं अस्थि पंजर। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भूसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। पेड़ की पूजा और शिव की पूजा के सबूत भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं।
सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से और बाएं लिखी जाती थी। तो मैं लिपि के बारे में बताता हूँ कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती, जैसे उर्दू होती ही नहीं है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, उस ज़माने में भी ये लिखी जाती थी। और सबसे खास बात यह है कि आज तक इसको कोई समझ ही नहीं पाया। आज तक पुरातत्वविदों ने हड़प्पा लिपि को कोई समझ ही नहीं पाए। और हम अब इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप नोट भी कर लेना उसको। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएँ थे। क्वेश्चन का लगभग 500, लगभग 600, लगभग 700, लगभग 800। तो इसका आंसर है लगभग 700। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिखी मुख्य विशेषता थी का। यह दाएं से और बाएं लिखी जाती थी, ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, ये ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी, ये नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी। इसका आंसर है, आपको भी पता है जो मैंने पहले बताया था, दाएं से और बाएं लिखी जाती थी। इसका आंसर है का। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है वर्तमान महाराष्ट्र में, वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान हरियाणा में, वर्तमान में से कोई नहीं। वर्तमान पाकिस्तान में इसका आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों में व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन ए, चीन, जापान, कोरिया। क्वेश्चन बी, रूस, मंगोलिया, इटली। क्वेश्चन सी, ईरान, इराक, मिस्र। क्वेश्चन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन सी, ईरान, इराक, मिस्र। क्वेश्चन 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। यहाँ पर क्वेश्चन में गलती हो गई, यहाँ पर पहला आएगा। क्वेश्चन ए, जॉन मार्शल। क्वेश्चन बी, कनिंघम। क्वेश्चन सी, R.A.M. व्हीलर। क्वेश्चन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी। ऑप्शन ए 500 से 700, ऑप्शन बी 375 से लेकर 400, ऑप्शन सी 200 से 300, ऑप्शन डी 300 से 350। इसका आंसर है ऑप्शन बी 375 से लेकर 400 तक। क्वेश्चन नंबर 7, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी चनहूदड़ो। इसका आंसर है चनहूदड़ो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, शंख से बनी वस्तु का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए नागेश्वर, ऑप्शन बी चनहूदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका आंसर है नागेश्वर, लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी कालीबंगन से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा से। अब आगे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी लगातार अकाल पड़ना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आज तक यह सुनिश्चित नहीं हुआ है कि पुरातत्व ये हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ। ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाति के आधार पर नहीं बांटा था, यहाँ पर कामों के बारे में बांटा था, यहाँ के जो हुनर के बारे में। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, कहाँ पर है भाई।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पर, ये तो सबको पता ही था। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन डी दासों का टीला, ऑप्शन सी कंकालों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था। इसका तो आपको आंसर मालूम ही होगा, चलो फिर भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के हाथ मुद्राओं में। इसका आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन 17, मांडा किस नदी के किनारे है? ये मांडा जगह का नाम है। ये है चिनाब के किनारे में, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों इन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। इसका आंसर है ऑप्शन ए लाल। क्वेश्चन नंबर 19, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका आंसर है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना चांदी, ऑप्शन बी तांबा और कांसा, ऑप्शन सी टीन और सीसा, ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर है डी लोहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है तो इससे आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।